नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत। आज के द टॉक टाइम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज के साथ हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। वो हैं 2010 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भास्कर लाक्षाकार। भास्कर जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप इन दोनों भोपाल में राज्य बीज निगम के प्रबंध संचालक भी हैं। थैंक यू ब्रजेश जी, आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, सबसे पहले उसके लिए शुक्रिया करता हूँ। और ये एक अच्छा अवसर है मेरे लिए कि आपके साथ में बैठ के मैं आपके ऑफिस की बढ़िया कॉफ़ी का भी लुत्फ़ ले पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमको मालूम था कि आज बहुत खास मेहमान है, तो कॉफ़ी भी कुछ खास तरीके से बनाएगी, तो आप बात करते हुए कॉफ़ी भी पी सकते हैं जी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में स्कूलिंग हुई और मध्य प्रदेश का ही IAS कैडर आपको मिला हुआ, तो कितना प्राउड की फीलिंग होती है? ये एक बहुत सुखद संयोग इसको कहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं पर हुई। फिर उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग भी मैंने उज्जैन से करी, मध्य प्रदेश में ही। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मध्य प्रदेश में मैंने किया। और उसके बाद अपना जो शिक्षा और अनुभव का जो भी कंट्रीब्यूशन समाज को दिया जा सकता है, उसके लिए भी ये सुखद संयोग रहा कि मुझे मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला। तो सर्टेनली इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि मध्य प्रदेश में के निवासी होने के नाते और यहाँ की चूँकि वास्तविकताओं से और लोगों से जुड़ाव के संबंध में संभवतः एक ज़्यादा अपीलिंग काम हम लोग कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर आप जिस दौर में 2010 में IAS में आए, तब ये वो दौर था जब मध्य प्रदेश के इतने सारे स्टूडेंट्स IAS क्रैक नहीं कर पाते थे, और तो उस समय वो दौर कैसा था? आपको नहीं लगता था बहुत टफ एग्जाम है? और ब्रजेश जी, बिल्कुल आप सही बात कि हम लोगों के समय में और उसके पहले बहुत आप उंगलियों पर गिन सकते थे। हम लोगों में 3 लोग IAS मध्य प्रदेश के हुए हमारे बैच में, और संयोग से उनको सबको मध्य प्रदेश कैडर ही मिला। मध्य प्रदेश कभी भी UPSC क्रैक करने के लिए एक हब के जैसे नहीं रहा था अभी, लेकिन आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में निरंतर एक बहुत अच्छी संख्या उन एस्पिरेंट्स की निकल रही है जो सक्सेसफुल हो रहे हैं UPSC और अन्य इस प्रकार के प्रतिष्ठापूर्ण जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें। और ये निश्चित रूप से दिखाता है कि मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जो एक सकारात्मक माहौल है वो निरंतर बना है। पिछले दिनों मैं ये भी देख रहा हूँ कि जब मैंने भोपाल में 2000 से रह रहा हूँ, तो पहले चारिमली के जो मैं रहने वाले ऑफिसर्स के बच्चे थे वो आते थे IAS में या IPS में। मगर पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि मैं जहाँ रह रहा हूँ शिवाजी नगर, बड़ा मिडिल क्लास एरिया है, मगर वहाँ के छात्र छात्राएँ, लड़कियाँ और बहुत सामान्य परिवार के लोग निकल के आ रहे हैं, तो ये बदलाव आया कैसे? UPSC का यही ब्यूटी है कि दिस इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक एग्ज़ाम इन अ वे। काफ़ी सारे लोग बैठते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं हो पाते हैं, और लेकिन ये है कि अवसर सबको बराबर मिलता है इसमें। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो जो साधारण परिवार से हो या प्रिविलेज्ड परिवार से हो, किसी से भी हो, सबको एक समान लेवल पर आकर के संघर्ष करना पड़ता है, और उसमें थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत, थोड़ा सा ईश्वर की कृपा, मित्रों की सद्भावनाएं, इन सब का जो मिश्रण तैयार होता है, उससे ये सफलता का जो कीमिया, ये उसको आप कह सकते हैं। कुछ खास स्ट्रेटजी बनाई थी आपने क्रैक करने के लिए? क्योंकि आप तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपने फिर कुछ प्राइवेट जॉब भी किया लंबे समय तक। हाँ, इंजीनियरिंग कर लेने के बाद में एक्चुअली मैंने फिर MBA किया। उसको कर लेने के बाद में फिर मैंने कंसल्टेंट के रूप में 4 साल काम किया, 2006 से 2010 के बीच में। और एग्ज़ाम जब UPSC के एग्ज़ाम के विषय में चिंतन किया गंभीरता से 2008 में कि इसके संबंध में कुछ अपने को करना चाहिए। और ब्रजेश जी, उस समय दिमाग में ये चीज़ थी कि बहुत सारे लोग जिनकी हम कहानियाँ सुनते थे और देखते थे चीज़ों को, तो मुझे ये लगता था कि ऐसा नहीं हो कि 60 साल की उम्र में जाकर के ये पछतावा लगे कि एक बार प्रयास कर सकते थे और वो प्रयास किया नहीं। बिल्कुल। तो एट द बैक ऑफ माई माइंड ये चीज़ थी कि अगर प्रयास कर सकते हैं तो प्रयास कर लेना चाहिए, ये सोच करके तैयारी किया। रही बात स्ट्रेटजी की, तो सफल होने के बाद में 50 स्ट्रेटजियाँ पनप जाती हैं। मूलतः बात होती है कि आपने पढ़ाई कितनी की है, आप जो सब्जेक्ट आपने चयन किया है अपने लिए, उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि कितनी है, आपकी मेधा कितनी है, आपकी प्रज्ञा कितनी है और आपका विवेक कितना है।
तो ये जो चीज़ें हैं, इनके माध्यम से जो एक ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस होता है, वो परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है। आपके विषय कौन कौन से थे? मैंने जो उस समय चूँकि इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हुआ करता था, सो आई हैड ऑप्टेड फॉर हिंदी लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो ये 2 विषय के साथ में मैंने तैयारी करी थी। और जब एक सामान्य परिवार का बच्चा जब कलेक्टर बन जाता है, आप गुना में कलेक्टर हैं, आप रतलाम में कलेक्टर हैं, तो वो फीलिंग समाज या आपके परिवार में कैसी होती है? वो कविता की 2 लाइनें हैं, क्योंकि बड़ा एक्सटेम्पोर आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो जो नयन में कॉफ़ी पी सकते? हाँ, मैं कॉफ़ी भी पी सकता हूँ, बिल्कुल। नयन में सपने भले हों, पैर पृथ्वी पर खड़े हों। क्या बात है। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन जी की ये जो कविता है, ये कक्षा 11 में हमारे हुआ करती थी, आई थिंक, और भी किसी अन्य किताब में कहीं पढ़ी हो। तो ये जो चीज़ है कि जब आप सफल हो जाते हैं, तो सफलता के बाद में भी आपकी जो मूलभूत प्रवृत्ति है, जो बेसिक आपकी टेंडेंसी है, जो नेचर है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। और जब कलेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, तो चूँकि कलेक्टर सबसे ज़्यादा एक विजिबल पोस्ट है इस सर्विस में। हाँ। और जनरली लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है कि कलेक्टर जो है वो बहुत सार्थक अपना एक तरीके से अपना रोल निभा सकता है प्रशासन के, तो वो जो काफ़ी हद तक सही भी है। तो जब इस प्रकार की ये पदों पर पहुंचते हैं, तो कोशिश ये रहती ही है स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों की, मैं अपनी कोई इसमें आत्मश्लाघा की बात नहीं, अधिकांश लोगों की ये प्रयास रहता है, कोशिश रहती है कि आप जिस जगह पर पहुँचे हैं उस जगह को कुछ बेहतर करके जाएं। जब आप उस जगह से हटें तो थोड़ा उस जगह को झाड़ पोंछ करके थोड़ा बेहतर करके जाएं, ये स्वाभाविक रूप से प्रयास रहता है। और दूसरी जो चीज़ अपेक्षा रहती है वो प्रायः रहती है कि आपकी जो शासन ने, सरकार ने जो आपको दायित्व दिया है, उसमें आप डिलीवरी अच्छी करेंगे, चीज़ों की डिलीवरी आप अच्छी करेंगे। यथासंभव कोशिश हम सब लोग यही करते हैं। बिल्कुल। इन दोनों आप जिस विभाग में हैं, जी, बीज निगम, जी, उस बीज निगम के बारे में जो आम जनता है, या वो जो, क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, उस कृषि प्रधान प्रदेश में बहुत सारे लोग उस विभाग के बारे में नहीं जानते कि उस विभाग का काम क्या होता है और वो कृषि उत्पादन में कैसे अपना योगदान देता है। बीज निगम जो है, इसको अगर संक्षेप में मैं बताऊं, तो इसका मुख्य कार्य है कि अच्छे गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन करना और उस गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को मार्केट में यानी कि किसानों तक पहुंचाना। और चूंकि बीज निगम एक ट्रेंड सेटर के रूप में भी काम करता है कि जो शासन चाहता है या जो हमारे वरिष्ठ स्तर पर जो निर्णय होते हैं कि इस प्रकार के बीजों की क्वालिटी का हमको पेनिट्रेशन बढ़ाना है, तो बीज निगम उसमें अपना सहयोग प्रदान करता है एज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। और कृषि का जो उत्पादन, चूँकि हम जानते हैं कि अच्छे बीजों की यदि गुणवत्तापूर्ण बीज होंगे तो उनके माध्यम से उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है। चूँकि ग्रेजुअली पिछले कुछ दशकों में बीज का जो पूरा मार्केट है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं और किसानों को बीज अन्य स्रोतों से भी उपलब्ध होने लगे हैं, तो बीज निगम का जो मार्केट प्रेजेंस है वो थोड़ा सा कम हुआ है। वो एक चैलेंज भी है हमारे सामने। लेकिन बीज निगम का जो मुख्य उद्देश्य था कि मार्केट में ऐसे नई प्रजाति के, नई किस्मों के बीजों का पेनिट्रेशन बढ़ सके, उसमें मुझे लगता है बीज निगम या कृषि विभाग निश्चित रूप से सफल ही रहा है। और हम लोग थोड़ा जो पढ़ा हुआ है उसके लिहाज से ये देखते हैं कि जो बीज का मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी देश दुनिया में बीज बेचती रहती हैं, तो वो सब कितना असर डालती हैं? जो बड़े जो मार्केट हैं, क्योंकि उनका पेनिट्रेशन तो निश्चित रूप से बढ़ा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य बात यह है कि मांग किस किस्म के बीज की है और किस किस्म का बीज हमारे मध्य प्रदेश के भूमि के हिसाब से, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, सॉइल क्वालिटी के हिसाब से किस प्रकार के बीज की आवश्यकता होगी और भविष्य में किस प्रकार के फार्म प्रोड्यूस की आवश्यकता होना संभावित है, इन सब के आधार पर ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। तो इस पूरे इकोसिस्टम में, इसके सीड मार्केट के इकोसिस्टम में ये बहुत ज़रूरी है
कि ऐसे बीजों का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जो उत्पादकता में वृद्धि कर सकें, जिनमें एडिशनल न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स हों। अभी आपने देखा होगा कि पिछले बजट में ही 300 से अधिक प्रजाति के नए किस्मों के विषय में घोषणा की गई थी केंद्रीय बजट में कि इनको हम मार्केट में प्रसारित करेंगे। इन सब का लाभ ये होता है कि एक तो उत्पादकता में वृद्धि होती है, दूसरा जो जिस पर बार बार फोकस रहता है कि डाइवर्सिटी बनी रहे, ताकि एक तरीके का रिस्क मिटिगेशन हो सके, फसलों की डाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी बनी रहे। इन सब चीज़ों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीज निगम एक नए कलेवर में हम अब उसको तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर हम सिर्फ एक पारंपरिक रूप से जो बीजों का उत्पादन किया और उत्पादन कर लेने के बाद हमने बेच दिया, उतना भर हम नहीं। अब जो नए वैरायटी के बीज आ रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए बायो फर्टिफाइड व्हीट है, हम लोगों ने इस बार उसको पहली दफ़ा लिया है। अन्य भी लोग ले रहे होंगे, लेकिन बीज निगम में हम लोगों ने इस बार पहली बार लिया है। अब बायो फोर्टिफाइड व्हीट की क्वालिटी क्या है कि उसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं, और यदि वो सक्सेसफुल हो जाता है और बड़े स्तर पर उसकी खेती होने लगती है, तो बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जिनकी कमी हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों में प्रायः संभावित है, उससे उसको लाभ मिलेगा। तो बीज निगम का सार्थक इंटरवेंशन यही है। हम लोगों का जो भूमिका है वो यही है कि अच्छी किस्म के क्वालिटी, अच्छे किस्म के बीजों का और नई प्रजाति के बीजों का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार कर सकें। मगर ये सब बड़े संकर वर्ण के बीज होते हैं, जेनेटिकली इनको किया जाता है, तो ये क्या स्वास्थ्य पे कैसा असर डालते हैं? देख, स्वास्थ्य के पहली बात तो ये है कि ये हाइब्रिड बीज आप कह रहे हैं, ये तकनीकी दृष्टि से इनको हम हाइब्रिड या वैसा नहीं कहना चाहिए। और जहाँ तक स्वास्थ्य इत्यादि की बात है, तो कोई भी बीज प्रसारित तभी किया जाता है जब उसके ऊपर सारे ट्रायल इत्यादि हो चुके होते हैं जी। तो इसमें कोई इस प्रकार के आपत्ति या किसी रिस्क की बात मैं नहीं देखता। एक अभी जो आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपने हिंदी सब्जेक्ट से यूपीएससी आपका एक सब्जेक्ट है, और मैंने देखा है कि आपको कविताओं का बड़ा शौक रहा है। आप कविताओं की आपकी एक किताब भी है, कविताएं भी लिखते हैं, तो आपका पसंदीदा कवि कौन है और क्यों? ब्रजेश जी, आपने इंटरव्यू में बोला था सरल सवाल पूछेंगे। ये बहुत मुश्किल है एक्चुअली। मैं कविताएं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और लिटरेचर में पढ़ता हूँ, और लिटरेचर में हिंदी ही नहीं बल्कि जो ट्रांसलेटेड लिटरेचर, चाहे वो मराठी का हो, विशेषकर बांग्ला लिटरेचर, वो पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि बहुत समृद्ध साहित्य है। इवन जो कुछ ज्ञानपीठ की जो रचनाएं हैं, ये इवन कन्नड़ में, उनका भी ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा हुआ है। विश्व साहित्य में भी मेरी थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश मैं करता हूँ। ऐसी स्थिति में कोई एक व्यक्ति को बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनको आप पसंद करते हैं, इसको मेरी आप सीमित अध्ययन ही कह सकते हैं। लेकिन सीमित अध्ययन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इतने लोगों के नाम ले दिए अभी कि बांग्ला साहित्य, मराठी साहित्य और विश्व साहित्य, तो सीमित कहाँ बचा? किसी एक कवि का नाम लेना बहुत मुश्किल है। इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं फिर आप? ओके, इन दिनों मैं एक जर्नलिज्म पर ये किताब पढ़ रहा हूँ कि जोसेफ एक हैं, केरल के पत्रकार हैं, और उन्होंने मनु जोसेफ, हाँ राइट, तो बहुत ही अच्छी किताब है। अभी उसको मैं शुरू मैंने किया है। साहित्य की दृष्टि से कुछ ना कुछ मैं हाथ में जो रहता है वो पढ़ते रहता हूँ। विशेष करके जो क्लासिक पुराना जो साहित्य है उसको पढ़ने में मुझे बहुत रुचि लगती है। जो सो कॉल्ड जो अभी जो कंटेम्प्रेरी है, उसमें भी जो कुछ मुझे अच्छा नज़र आता है उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और विशेषतः अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो उपन्यास, अभी एक बहुत ही प्रसिद्ध अभी शिवमूर्ति का जो उपन्यास आया था, अगम बहे दरियाओं, बहुत प्रसिद्ध किताब है। हाँ। उसको मैंने पढ़ा,
एक कोशिश ये करता हूँ कि हर महीने कोई ना कोई एक आध किताब अपन उसको पढ़ते रह सकें। जो बहुत प्रसिद्ध एक शमसुर रहमान फारूकी की जो कई चांद थे सरे आसमां, हाँ, उसका भी जो ट्रांसलेशन है अच्छा खासा मोटा है वो। और शुरुआत के 40-50 पन्ने तो हवा नहीं लगती कि उसमें चल क्या रहा है। उसके बाद में जो डिटेलिंग उसमें है, अगर आपने उसको पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ की इतनी डिटेलिंग है। शमसुर रहमान फारूकी थोड़ा पढ़ा है मैंने। हाँ। और उनके परिवार के जो महमूद फारूकी हैं, हाँ, वो मेरे मित्र हैं। अच्छा, जो कहानी जो किस्सा गोई वाले हैं, जो दास्तान गोई सॉरी, और उन्होंने जो पीपली लाइव बनाई थी अपने भोपाल के पास रायसेन में, तब से मेरा उनसे परिचय था। और उस फिल्म में मुझे क्रेडिट भी दिया था उन्होंने। अच्छा, वाह। पर उस परिवार से मेरा संपर्क है, तो वो तो गजब डिटेलिंग वाले, बहुत डिटेलिंग। उसके लिए अद्भुत अध्ययन चाहिए। हाँ, अद्भुत अध्ययन चाहिए, और साथ ही साथ विलक्षण मतलब मेधा की आवश्यकता है। मतलब स्मृति शक्ति इतनी गजब होनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग अच्छा, मुझे लगता है एक कलाकार के लिए या एक साहित्यकार के लिए, कला के किसी भी अनुशासन के जो काम करता है, उसके लिए ये डिटेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ की। अगर वो डिटेलिंग नहीं करेगा, अगर हम इस टेबल को कहें कि ये एक सुंदर टेबल है, तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं, सभी लोग कहेंगे, हम सभी लोग यही कहेंगे। हाँ। तो एक कलाकार में और आप में और मुझ में एक अंतर यही होगा कि वो बताएगा कि ये कौन से पत्थर की है, इसका आधार इस प्रकार से क्यों है, इसमें वह क्या खासियत है जो कि अन्य में नहीं है, बिल्कुल। इसको बनाने की प्रक्रिया क्या रही, इसके प्रभाव उत्पादकता किस प्रकार से आ रही है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ। तो कविताएं लिखने की कैसे सूझी आपको? कविता लिखने पढ़ते नहीं विजय जी, कविता लिखने की सूझती नहीं, कविता एक्चुअली बरस पड़ती है, उतर जाती है। कविता बरस पड़ती है। और जैसे कि आपकी बहुत साहित्यिक रुचि मैं देखता रहता हूँ आपकी फेसबुक इत्यादि पर, जिस तरीके से आपने खुद भी किताबें इतनी लिखी हैं, और जो फेसबुक पर आप जो छोटे छोटे भी लिखते हैं आर्टिकल्स, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सोच करके नहीं लिख सकते, वो अचानक आते हैं, बह पड़ते हैं। कविता लिखने की शुरुआत ये समझ लें कि तकरीबन जब मैं इंजीनियरिंग करने गया फर्स्ट ईयर में, उसी समय में शुरुआत हुई। और उसके बाद में कविताएं, चूँकि किलो के भाव तो लिखी नहीं जा सकती, तो वो महीने 2 महीने में कोई एक आध कविता लिख देते हैं। तो मैं उन लोगों से बहुत थोड़ा भयभीत रहता हूँ जो किलो के भाव कविता लिखते हैं। लोग लिखने वाले हैं ऐसे। हाँ, जो आपकी कोई कविता जो आपको पसंद हो तो बताएंगे क्या? मेरी कोई कविता जो मुझे पसंद है वो इस पर ही मुझे देख करके बतानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे याद नहीं है। ठीक। वो देख करके मैं कभी बताऊंगा। अच्छा, आपको संगीत का भी बड़ा शौक है, मैंने देखा। हाँ। आप संगीत भी बहुत सुनते हैं, और आपको धुनों की और राग की बड़ी गहरी समझ है। थोड़ी बहुत समझ है, उथली समझ है काफ़ी। हाँ। लेकिन हाँ, मेरी रुचि है, रुचि मेरी थिएटर में भी है, भारतीय शास्त्रीय संगीत विशेष करके कंठ संगीत, उसमें भी रुचि है। ये तो नहीं कह सकते कि समझ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंधों में काने राजा जैसी स्थिति रहती है। तो एक हमारे, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर विवेक बंसोड़, जो कि देश के लब्ध प्रतिष्ठ हारमोनियम वादक भी थे, एंड ही वाज प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो उनसे हम लोग कहीं पर वो कालिदास समारोह इत्यादि में 1-2 बार मिले, तो हमने उनसे पूछा कि सर, ये आप लोग जो गाते वाते हैं, मज़ा नहीं आता, लेकिन वो समझ में नहीं आता, मज़ा आता है। तो इतना ही पर्याप्त है। आपको अगर ठीक लग रहा है सुनने में, तो आप बैठिए, समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि संगीत का संस्कार भी मुझे उज्जैन में, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, क्योंकि वहाँ कालिदास समारोह इत्यादि बड़े अच्छे समारोह होते हैं, उससे मेरी रुचि वहाँ पर विकसित होना शुरू हुई। फिर विकसित होना शुरू हुई तो शौक़ ऐसा लगा कि रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक भी सभा चल रही है, तो अपना कंबल ले जा करके ओढ़ करके बैठ करके और सुन रहे हैं। धीरे धीरे अब तो चूँकि यूट्यूब इत्यादि पर इतना विस्तृत उपलब्धता है चीज़ों की, फिर मैंने थोड़ा सा सीखना शुरू किया प्रॉपर तरीके से उसको। अब सीखने के लिए तो कोई सीमा है नहीं, अभी सीख ही रहे हैं। तो आपको कौन पसंद आता है शास्त्रीय संगीत में? शास्त्रीय संगीत में किशोरी अमोनकर मुझे बहुत अद्भुत लगती हैं। जैसे ही पहला स्वर लेती हैं, वैसे ही मतलब यू ट्रैवल इनटू ट्रांस। मतलब मुझे बहुत अद्भुत वो लगती हैं।
और पंडित वेंकटेश कुमार बहुत अद्भुत लगते हैं। बहुत सारे दिग्गज ऐसे हैं जो कि उतने उनको ये कहा जाए कि विदग्ध हैं, लेकिन उस प्रकार की जो प्रसिद्धि नहीं है। हाँ, यश कीर्ति उनकी उतनी नहीं है। एक उस्ताद असलम खां जो अब नहीं है, वो बहुत अद्भुत, उनकी विशेष करके जो अनवट राग हैं उन पर बहुत अच्छी उनका प्रस्तुतियाँ हैं। हम फेसबुक सर्च करते रहते तो आपका भी आपके गज़ल गाते हुए एक बड़ा अच्छा वीडियो मिला। आप शहजाद अहमद की गज़ल गा रहे थे, जो गुलाम अली ने भी गाई है कि अपनी तस्वीर आंखों से लगाता है। हाँ, वो तो ये आपको बहुत पसंद है? हाँ, ये गज़ल एक्चुअली क्या, गज़लें मुझे अच्छी लगती हैं, और ख़ासतौर पे मेहदी हसन, गुलाम तो अली। कोई अच्छी गज़ल आप यदि गुनगुना सकते हैं तो आप इतना अच्छा। अरे यार, ये इंटरव्यू आप क्यों ख़राब करना नहीं चाहते नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक अच्छा माहौल बना हुआ है, इसको आप बिगाड़ना चाहते हैं। माहौल उससे और अच्छा सुरमय हो जाएगा। हाँ। तो गुलों में रंग भरे बदिनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बदिनो बहार चले। क्या सुंदर। आपको मेहदी हसन बहुत पसंद है? मेहदी हसन मुझे काफ़ी पसंद है। मेहदी हसन में बहुत जो ठहराव और जिस प्रकार का उनकी अदायगी है, वो अद्भुत है। पर मुझे ये भी आपसे सुनना है कि अपनी तस्वीर आंखों से लगाता, बहुत अच्छा गाए हैं उसमें। तो आप इंटरव्यू में एक ही गज़ल रखना। नहीं, एक और आएगी। पास रह कर भी न पहचान सका तू मुझको, दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप इतना अच्छा गाते हैं। थैंक यू बजय जी। तो अब कोई किताब विताब लिख रहे हैं कि नहीं? 2-3 चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अब जब हो जाए जी, कुछ कविताओं का एक संग्रह निकालने का, अब ये सब चीज़ें अभी एक तरीके से भविष्य में हैं। पर ऐसे समय निकाल पाते हैं अपने प्रशासनिक व्यस्तता के बाद इन चीज़ों के लिए? दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हाँ। लेकिन ख़ास तौर पे मैं आपको एक अच्छी चीज़ शेयर करता हूँ, आप भी, कि जब आप किसी कॉन्फ्रेंस इत्यादि में बैठो तब सबसे अच्छी कविताएं आती हैं उस समय। क्योंकि आप पीछे बैठ करके आराम से आनंद ले रहे होते हैं, और तब उस समय में सबसे ज़्यादा अच्छी कविताएं आनी। खैर, तो ये तो एक मजाक की बात हुई, लेकिन हाँ, समय अलग से नहीं निकलता, लेकिन जब कोई ऐसा विशेष बिंदु आता है दिमाग में जिस पर आप बिना कहे रह नहीं सकते, तो कविता के रूप में वो चीज़ आ जाती है। निकलती बिल्कुल ना। हाँ। और मुझे लगता है आपको एक अच्छी किताब, चाहे आपने इतना पढ़ा हुआ है, तो जो जिसने खूब पढ़ा है वही लिख पाएगा, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, मतलब खूब पढ़, आप ब्रजेश जी आप खुद बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को तस्दीक करेंगे कि आप जितना ही पढ़ते हैं आपको लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा, और पढ़ना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। और विशेष करके तब ज़्यादा मज़ा आता है कि जब आप कोई आदमी आपको, कोई व्यक्ति आपको आकर के बताता है कि फ़लानी चीज़ है, और आपको फिर ये आश्चर्य होता है कि अरे यार, ये अब तक नज़र से गुजरी कैसे नहीं। कुछ साल पहले मैंने, किसी ने बताया टीना सानी, तो मैंने कहा टीना सानी ये कौन है? मेरे ख्याल से 2015-16 की बात होगी शायद। फिर पता चला कि तो मतलब शी इज़ अ वंडरफुल
मतलब गज़ल गायक हैं। मैंने कहा बताओ, मैं 10, 12, 15 साल से मैं गज़लें सुनने का दंभ करता हूँ और मुझे नाम ही नहीं पता। और तो कई बार आप इन सब चीज़ों में, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी हम समझते हैं कि ख़ासतौर पर एक ऑफिसर को 3 चीज़ों का उसमें आवश्यक होना चाहिए। एक ज्ञान उसमें होना चाहिए, और उसमें कॉमन सेंस होना चाहिए, और तीसरा मुझे लगता है साहस होना चाहिए। उसमें 3 चीज़ें एक किसी भी व्यक्ति में, किसी ऑफिसर के रूप में होना चाहिए। तो इतने साल काम कर लेने के बाद भी कई दफ़ा ऐसा लगता है कि यार इस विषय में क्या नियम कहता है, क्या हमारी नीति क्या कहती है, इसके संबंध में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है वो क्या है, कई बार नहीं पता होती। तो ज्ञान तो एक ऐसी चीज़ है वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। मगर मैं मानता हूँ कि एक अच्छे ऑफिसर को एक कवि हृदय भी होना चाहिए, जो आप हैं। कवि हृदय तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पता नहीं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा क्लीशेड है, लेकिन जिसको तो पिसी पिसाई बात है, लेकिन उसके भीतर एक पॉजिटिव मोटिवेशन ज़रूर रहना चाहिए कि वो जहाँ पर भी रहे वहाँ पर वो कम से कम ये कोशिश करे कि उस जगह से जब वो उठे तो वो जगह थोड़ी सी बेहतर बने। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आप जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो हम याद करेंगे आपको कि भास्कर जी आए थे और इतनी अच्छे सुर में 2 प्यारी प्यारी गज़लें सुनाई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर जी। थैंक यू ब्रजेश जी। हम चाहेंगे आगे भी आपको बोला और ऐसी कुछ अगली बार पूरी गज़लें सुने आपसे। अगली बार बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो चलिए, आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार द टॉक टाइम में कोई नए मेहमान के साथ आपकी फिर ऐसी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।